आज हम आपके क्लास 12th का टॉपिक लेके आए हैं जो कि है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जिसके अंदर हम कौन कौन सी टेक्निक आज पढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं पीसीआर, एलाइजा एंड आरडीटी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीसीआर से, फिर हम मूव करेंगे आपके एलाइजा पे एंड देन हम आरडीटी पे। नाउ पीसीआर एंड एलाइजा, इसका बहुत ज़्यादा रोल है डायग्नोस्टिक्स में, जहाँ पे आपकी डिज़ीज़ को डिटेक्ट करने के काम में ये यूज़ होता है। स्पेशली पीसीआर तो आपका फॉरेंसिक साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द टेक्निक जो आपके 12th के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो बच्चे आगे बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं या बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स आगे परस्यू करना चाहते हैं अपने 12th के बाद, उनके लिए ये टेक्निक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे ही सारी बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड है। सो बिना आगे हम थोड़ा डिले किए हम शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। सो हम स्टार्ट करते हैं पीसीआर से। सो पीसीआर जो है उसको हम क्या कहते हैं? पीसीआर को वी नोन एज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि चेन रिएक्शन, यानी एक प्रोसेस हुआ और वो फिर प्रोसेस आपका रिपीट होगा, तो इसीलिए इसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैरी म्यूलिस। कैरी म्यूलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था एंड ही वन नोबेल प्राइज फॉर दैट। ही इज अ नोबेल प्राइज विनर, जिसको हम नोबेल लॉरिएट भी कहते हैं। तो जोन सी भी डिस्कवरीज जो है नोबेल प्राइज जीतती हैं, इट मीन्स इट हैज सर्टेन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आपकी डे टू डे लाइफ में, डायग्नोस्टिक्स में इट इज़ वेरी रेलिवेंट। सो हम सब बात करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। तो क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि आपका डीएनए होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है आपका। अगर मैं इसको सिंपल वे में बनाना चाहूँ तो आपका इस तरीके से दो स्ट्रैंड रन कर रहे होते हैं। एक आपका रन कर रहा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा इसके अपोजिट पोलैरिटी में, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा होता है। नाउ डीएनए के कुछ सेगमेंट जो है इट एक्ट एज जीन, जो आपके कोई फंक्शनल प्रोटीन को कोड करते हैं। तो वो सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, दैट सेगमेंट वी कॉल एज अ जीन। डीएनए का वो सेगमेंट जो एक फंक्शनल प्रोटीन को इनकोड करता है, उसको हम आपका जीन बोलते हैं। नाउ व्हाट इफ मुझे ये जीन का सीक्वेंस पता है एंड नाउ आई वांट टू नो द रोल ऑफ द, कि ये जीन जो है किस प्रोटीन को इनकोड कर रहा है, उसका क्या डायग्नोस्टिक वैल्यू है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करना होगा। तो पीसीआर बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर आप पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को ऑफ योर चॉइस आप एम्पलीफाई कर सकते हो। सो इट इज द टेक्निक फॉर एम्पलीफाइंग अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द डीएनए व्हिच वी कॉल एज जीन। सो इट इज बेसिकली a amplification technique. और हम इस टेक्निक में क्या एम्पलीफाई कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू एम्पलीफाई द डीएनए। ओके, तो दिस टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय, एज आई सेड, कैरी म्यूलिस इन 1983, फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज। Now PCR has made it possible to generate million of copies of small segment of DNA. तो PCR की हेल्प से हम कोई भी स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए की मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। मिलियन में हम कॉपीज जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी जीन को स्टडी करना है, सबसे पहले तो हमें उसे एम्पलीफाई करके अबंडेंट क्वांटिटी में उसे लेना होगा एंड देन वी कैन स्टडी इट। तो आपका जो पीसीआर है, इससे आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं इनटू मिलियन ऑफ कॉपीज एंड देन यू कैन बेसिकली डिज़ाइन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको उसको कैसे यूज़ करना है। आपको उसे क्लोन करके उससे फंक्शनल प्रोटीन बनाना है और उस फंक्शनल प्रोटीन पे आगे आपको स्टडी करनी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन स्टडी टू स्टडी, बट इट इज़ बेसिकली अ टेक्निक टू एम्पलीफाई द डीएनए ऑफ योर चॉइस। नाउ ये कहाँ पे यूज़ होता है? बेसिकली आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ होती है ये टेक्निक एंड बायोटेक्नोलॉजी।
लैब्स में, जितनी भी रिसर्च लैब्स होती हैं जो आपके पर्टिकुलर जीन या पर्टिकुलर प्रोटीन पे काम कर रही होती हैं, ऑल सच लैब्स दे यूज PCR टेक्निक वेरी कॉमनली। नाउ PCR जो है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट। ये एक सिंपल टेक्निक है जिसके बारे में हमने एक बेसिकली एक आउटलाइन पढ़ी कि ये है क्या। ना अब ये होता कैसे है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके PCR रिएक्शन हमें रन करने के लिए। तो सबसे पहले कंपोनेंट हमें क्या चाहिए, DNA टेम्पलेट चाहिए। यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको DNA टेम्पलेट चाहिए जिसको आप एम्पलीफाई कर सको। ठीक है, यानी आपका एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA है विच यू वांट टू एम्पलीफाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट स्टैंड चाहिए DNA का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका DNA पॉलीमरेज। नाउ अब इस सेगमेंट को अगर हमें एम्पलीफाई करना है, अब हमें पता है हमारे सिस्टम में पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं जो आपके DNA को आपके बेसिकली रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। जब आपका DNA रेप्लिकेशन होता है तो उसमें आपके DNA की एक और कॉपी बनती है, और DNA रेप्लिकेशन कौन करता है, आपका DNA पॉलीमरेज एंजाइम, जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है टू मेक द फ्रेश कॉपी ऑफ द DNA। सो इसीलिए अब हमें नेक्स्ट जो चाहिए एंजाइम चाहिए, जो कि आपकी हमें अगर मिलियन ऑफ कॉपीज बनानी है तो हमें आपका ऐसा एंजाइम चाहिए जो ये रिएक्शन कैटलाइज कर सके। तो सेकंड जो है वो है आपका DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अब थर्ड है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर। अब आपको सबसे पहले जब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे तो जो भी आपका स्ट्रैंड है इसके अगेंस्ट हम प्राइमर डिजाइन करेंगे दोनों डायरेक्शन से, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। इसको समझाने के लिए जैसे आपका ये स्ट्रैंड ऑफ DNA है, ठीक है, जिसको आपने एम्पलीफाई करना है। तो अगर आपका ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, सो अदर जो है स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में रन करेगा। नाउ अब जो आपको प्राइमर डिजाइन करने होंगे, नाउ प्राइमर क्या होगा, अगर आपका 5 प्राइम टू, हमेशा आपको पता है कि जो सिंथेसिस होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। तो यानी फर्स्ट स्ट्रैंड में जो आपकी सिंथेसिस होगी वो आपका 5 प्राइम ये स्ट्रैंड होगा तो इस डायरेक्शन में होगी, एंड नेक्स्ट में आपका 5 प्राइम ये होगा तो इस तरफ से होगी। तो आपका इस तरीके से एक फॉरवर्ड प्राइमर है, एक रिवर्स प्राइमर है। सो यू विल नीड प्राइमर, एक शॉर्ट मतलब 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए जो आपके टारगेट सीक्वेंस को के कॉर्नर पे बाइंड कर सके। यानी जो आपका टारगेट सीक्वेंस है जस्ट वहीं के उसकी बाउंड्री पे आके बाइंड करे। यानी जो ये प्राइमर है इट कंटेन सर्टेन सीक्वेंसेस जो स्पेसिफिक होंगे आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि अगर आप रैंडमली कोई भी प्राइमर बनाएंगे तो वो तो कहीं पे भी जाके लग जाएगा, कुछ भी सेगमेंट एम्पलीफाई हो जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं, यू वांट कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या आपका सेगमेंट ऑफ DNA ऑफ इंटरेस्ट आपका एम्पलीफाई हो। तो आपको सीक्वेंस की कुछ नॉलेज होगी, तो आप अपने प्राइमर्स इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि आपका वही सेगमेंट ऑफ DNA एम्पलीफाई हो जो आपका इंटरेस्ट का सेगमेंट है। तो आप जो प्राइमर डिजाइन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि जो आपके कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंटरिटी होनी चाहिए कि वो सिर्फ आपके ही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे बाइंड करे और ना कि कहीं और बाइंड करे। सो जनरली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आपके जो प्राइमर्स हैं ये अराउंड 20 to 22 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। तो ये आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को फ्लैंक करते हैं एंड देन ये आपके इस तरीके से सिंथेसाइज करेंगे दोनों कॉपीज ऑफ DNA की। सो आपको एक DNA मॉलिक्यूल से यू विल गेट 2 कॉपीज और 2 कॉपीज से फिर यू विल गेट 4 कॉपीज, 4 से 8 कॉपीज। सो इस तरीके से आपको हर साइकिल में आपका जो अमाउंट ऑफ DNA है वो डबल होता रहेगा। नाउ उसके बाद है आपको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, आपको DNTPs चाहिए। सो आपको नेक्स्ट आपको DNTPs चाहिए, क्योंकि आपके क्या होते हैं DNA में क्या होता है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप रन करेंगे आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे, तो आपको वो न्यूक्लियोटाइड्स भी रिएक्शन में डालने पड़ेंगे, ताकि आपके 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, आपको ये सब डालने पड़ेंगे ताकि आपका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री आपका जो आएगा उसके अगेंस्ट आपका बेस ऐड होता रहेगा। सो यू नीड DNTPs ऑल्सो। तो आपके DNTPs कौन कौन से होते हैं,
आपके प्योरीन्स हैं एंड पिरामिडीन्स हैं। तो आपका ग्वानिन हो गया, थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया। आपका यूरेसिल जो होता है वो आपके आरएनए के केस में होता है। सो आपके जो 4 तरीके के बेसिस हैं वो आप डालते हैं अपने रिएक्शन में एंड दे कीप ऑन एडिंग इनटू योर डीएनए, जो फ्रेशली डीएनए बन रहा है, एंड इस तरीके से आपका पूरा डीएनए सिंथेसिस होती रहती है। देन उसके बाद आपको क्या चाहिए, बफर सिस्टम चाहिए जिसके अंदर आपके मैग्नीशियम और पोटेशियम आप प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑप्टिमम कंडीशन आपकी मेंटेन रहे जिसके अंदर, क्योंकि आपको डीएनए के अंदर अभी हम देखेंगे कि मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर डीनेचुरेशन होती है, रीनेचुरेशन होती है। तो जो भी बफरिंग कंडीशन है पॉलीमरेज के लिए एक्ट करने के लिए वो मेंटेन रहे, इसीलिए हम उसके अंदर मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयन भी डालते हैं टू मेंटेन द ऑप्टिमम कंडीशन। नाउ पीसीआर के मेजर स्टेप्स क्या हैं? जब हम पीसीआर के मेजर स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है कि ये आपके जो 2 स्ट्रैंड है इनको सबसे पहले अलग किया जाता है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, दैट इज 94 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। तो क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका जो दोनों स्ट्रैंड्स है डीएनए के वो अलग हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपका हो रहा है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में आपके जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड है वो अलग होंगे। फर्स्ट स्टेप आपका पीसीआर में क्या है, डीनेचुरेशन। तो जो भी आपका डीएनए है उसको आप 94 डिग्री सेल्सियस पे जब ट्रीट करते हैं तो आपके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन and it carries out at the temperature of 94 degree Celsius. Now next जो आपका स्टेप होता है डीनेचुरेशन के बाद वो होता है आपका अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होता है बेसिकली, अब आपने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया, दोनों स्ट्रैंड्स आपके अलग हो गए। नाउ अब आपको इसमें प्राइमर जो है अनील करवाने हैं। एज आई सेड, अगर आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये वाला स्ट्रैंड है एंड दिस इज अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आपका एक प्राइमर यहाँ बाइंड करेगा और एक यहाँ करेगा, जिसे हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर कहेंगे। तो सेकंड स्टेप है अनीलिंग। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर क्या करते हैं, थोड़ा सा लोअर कर देते हैं ताकि आपका अनीलिंग हो सके, क्योंकि अगर 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा तो आपके प्राइमर्स जो है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमर्स को बाइंड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम करते हैं एंड वी ऐड प्राइमर्स। तो आपके प्राइमर्स जो हैं वो आपके जो 2 सिंगल स्ट्रैंड जो हमने अलग अलग किए हैं उन पे अपने रिस्पेक्टिवली बाइंड कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप हो गया आपका अनीलिंग, जहां पे आपके प्राइमर्स जो हैं आपके डीएनए स्ट्रैंड को बाइंड करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है जो आपका थर्ड स्टेप है वो है आपका इलोंगेशन। नाउ एज आई सेड, फर्स्ट स्टेप में आपने स्ट्रैंड अलग किए, सेकंड स्टेप में आपने थोड़ा सा लोअर किया टेम्परेचर एंड आपने अपने प्राइमर्स अनील कराए, एंड थर्ड स्टेप में आपकी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से जैसे हमने आपके स्ट्रैंड बनाए थे, तो यहाँ से आपकी स्ट्रैंड की सिंथेसिस होनी शुरू हो जाएगी। नाउ डीएनटीपीज आपने जो रिएक्शन में डाले हैं वो डीएनटीपीज आपके ऐड होते रहेंगे। अब आपके जो ऐसे रिएक्शन में जो एंजाइम आपका यूज करते हैं वो होता है पॉलीमरेज, और स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीमरेज होता है जिसे हम बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। नाउ टैक पॉलीमरेज की क्या स्पेशलाइजेशन होती है कि ये आपके हाई टेम्परेचर कंडीशंस में भी आपका काम कर सकता है, क्योंकि आप डीनेचुरेशन में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 94 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका एंजाइम हमने पढ़ा है कि दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं आपके एंजाइम डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन आपका जो टैक पॉलीमरेज है, क्योंकि ये आपका सारा कैरिड आउट होता है प्रोसेस एक मशीन में, और मशीन में आपका टेम्परेचर आप इस तरीके से साइकिल एडजस्ट करते हो कि कभी टेम्परेचर आपका 94 जाएगा अपने आप ही फॉर द डीनेचुरेशन, फिर वो लोअर होगा तो अनीलिंग होगी एंड देन आपका इलोंगेशन होगा। तो आपका टैक पॉलीमरेज ऑलवेज रिएक्शन में रहेगा। तो आपका एंजाइम इस तरीके का होना चाहिए जो आपके इस टेम्परेचर वेरिएशन को सहन कर सके, इट कैन टॉलरेट। तो आपका टैक पॉलीमरेज जो है इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, दैट्स वाई हम उसको पीसीआर रिएक्शंस में यूज करते हैं।
तो टैग पॉलीमरेज जो है एज आई सेड आपका हाई टेम्परेचर जो है उसको टॉलरेट कर सकता है, एंड ये आपके क्या करता है, ये प्राइमर के साथ अटैच होके आपके DNTPs ऐड करता जाएगा आपके स्ट्रैंड में, एंड देन आपका इसी तरीके से आपके 1 से 2 आपके कॉपीज बनी, 2 से 4 बनेंगी, एंड इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग एट एवरी साइकिल। तो आपके ये जो स्टेप्स है कम से कम 20 से 40 टाइम्स रिपीट किए जाते हैं, यानी जनरली PCR में अराउंड 30 साइकिल्स की जाती हैं, जिसके बेसिस पे आपके जो DNA है वो एम्पलीफाई होता है। नाउ ये आपका पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको अभी समझाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये आपका DNA है, एंड जो ये पिंक सेक्शन आप देख रहे हैं ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको एम्पलीफाई करना है, यानी दिस पोर्शन इज योर जीन जो आपको एम्पलीफाई करना है। नाउ अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपने हीट किया, यानी ये जो फर्स्ट स्टेप है आपका, दिस इज योर डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप है आपका ये डीनेचुरेशन। अब आपके दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट। तो आपके फर्स्ट स्टेप में दोनों स्ट्रैंड आपके सेपरेट हो गए। नेक्स्ट अब आपने सेकंड स्टेप में आपने प्राइमर्स ऐड किए, तो आपके प्राइमर्स ऐड हो गए। तो सेकंड स्टेप में आपकी अनीलिंग हो रही है, जहां पे आपके जो प्राइमर्स हैं वो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट पे बाइंड कर रहे हैं। नाउ 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इस तरीके से आपका प्राइमर 5 प्राइम डायरेक्शन में अटैच हुआ, दूसरे में अपोजिट, तो यू हैव फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। नाउ क्या होगा, थर्ड स्टेप में जब आपका DNA पॉलीमरेज यानी टैग पॉलीमरेज और DNTPs ऐड होंगे, तो यहाँ से ये एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से DNTPs ऐड होने लग जाएंगे। तो आपके एक स्ट्रैंड से नाउ यू आर गेटिंग 2 DNA स्ट्रैंड, और ये प्रोसेस आप 30 साइकिल्स तक करेंगे तो यू विल गेट अराउंड बिलियन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स। सो इस तरीके से आपके 3 स्टेप्स में आपके PCR जो है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका डीनेचुरेशन, जहाँ पे आपने दोनों स्ट्रैंड को सबसे पहले अलग किया। सेकंड हो गया अनीलिंग, जहाँ पे आपने प्राइमर्स अटैच किए, एंड थर्ड है आपका इलोंगेशन, यहाँ पे आपने टैग पॉलीमरेज और DNTP से आपने स्ट्रैंड को एक्सटेंड करवाया। तो इस तरीके से यू विल गेट मेनी कॉपीज ऑफ द ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ लेट्स लुक एट द एप्लीकेशंस ऑफ PCR कि अब हमने टेक्निक तो समझ ली क्या है, कैसे काम करती है, बट इसकी एडवांटेजेस क्या है, कहाँ पे ये यूज होता है। तो आपका जो एप्लीकेशंस है, सबसे पहले मेडिसिन में क्या है, टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक डिजीज म्यूटेशन। मान लीजिए कोई डिजीज होती है जो कि किसी तरीके की म्यूटेशन से हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस म्यूटेशन को टेस्ट करने के लिए आप PCR रन करते हैं। तो ये आपका जो PCR रिएक्शन है, आपकी किसी भी तरीके की अगर म्यूटेशन है, सो म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आपका जो भी आपको मान लीजिए कोई जीन थेरेपी करनी है, अब जीन थेरेपी में यू विल इंट्रोड्यूस जीन, तो आपको वो जीन लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, तो वो जीन आप एम्पलीफाई करेंगे PCR से। देन आपके डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज PCR कि आपके डिफरेंट एजेंट्स का क्या रोल हो रहा है DNA म्यूटेशन में। वी बेसिकली रन PCR एंड डिटेक्ट म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या है, बेसिकली आपके जो भी DNA सीक्वेंस है, अगर उसमें कोई ऑल्टरेशन होती है जो कि नॉर्मल में नहीं है, तो आपके उसको हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। देन फॉरेंसिक साइंस में बेसिकली आपके अगर जो भी क्रिमिनल जो आपके कहते हैं ना कि स्पॉट से आपको किसी क्रिमिनल का हेयर भी मिल जाता है, तो आप उस हेयर के अंदर जो DNA है उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं एंड सस्पेक्टेड जो आपके सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं उनसे मैच कर सकते हैं। तो जिनसे भी मैच करेगा तो यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज द क्रिमिनल। तो फॉरेंसिक साइंस में भी द PCR हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन रिसर्च एंड जेनेटिक्स, जहाँ पे लोग आपके जीनोमिक स्टडीज कर रहे हैं, दे यूज PCR। देन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, जो आपके मतलब पूरा आपके क्या कहते हैं, जो आपके फैमिली में जो फाइलोजेनेटिक ट्री चल रहा आ रहा है, उसमें आपके आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेट्स को भी आपका PCR यूज होता है।
देन आपको किसी भी जीन का एक्सप्रेशन स्टडी करना है, उसके लिए भी आप पीसीआर यूज़ करते हैं कि कौन से सेल में ज़्यादा आपका एक्सप्रेशन है पर्टिकुलर जीन का और किस में कम है। तो आपके इस तरीके से बहुत जगह आपका पीसीआर जो है यूज़ होता है। मेडिसिन में भी इसका यूज़ है, फॉरेंसिक साइंस में भी इसका यूज़ है, एंड देन रिसर्च एंड जेनेटिक्स में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Now next is the technique which we are going to discuss is ELISA. ELISA को क्या बोलते हैं? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बेसिकली एलाइजा यूज क्यों होता है? एलाइजा इसलिए यूज होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई डिजीज है, जब भी मान लो कोई इन्फेक्शन होगी, तो इन्फेक्शन में उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडीज क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। जो भी एजेंट, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो हमको इन्फेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका एंटीजन, ठीक है। और बॉडी उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में बनाती है एंटीबॉडीज, and antibodies basically are Y-shaped protein molecules. Now अब आपके ब्लड में बेसिकली सीरम को लिया जाता है और सीरम में जो भी एंटीजन ने आपको इन्फेक्ट किया है उसके अगेंस्ट आप सीरम में एंटीबॉडीज को चेक करते हैं। अगर आपके कोई पर्टिकुलर एंटीजन ने आपको इन्फेक्ट किया है एंड उसके अगेंस्ट आपके बॉडी के पास अगर एंटीबॉडीज है, तो इसका मतलब यू आर पॉजिटिव फॉर दैट इन्फेक्शन। तो इसी तरीके से आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे ही बताया जाता है कि वेदर यू आर हैविंग द पर्टिकुलर डिजीज़ और नॉट। सो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको हेलो एंड जो भी आपका क्वेरी है वो आप हमसे ऑनलाइन पता कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। So we are talking about ELISA which is enzyme linked immunosorbent assays. इसके अंदर हम इस टेक्निक से हम बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी होस्ट पैथोजन, कोई भी पैथोजन जिसने हमें इन्फेक्ट किया है उसको हम नाम देते हैं एंटीजन। अब आपके बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में बनाती है एंटीबॉडीज। इस एंटीबॉडी को अब हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? इस एंटीबॉडी को हम ब्लड से लेते हैं और ELISA के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं? देखिए, अब आपका कुछ भी पैथोजन जिसने, मान लीजिए आजकल बहुत टॉपिक है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के बेसिकली सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होंगे। मान लीजिए कुछ सरफेस पे प्रोटीन होंगे जो कि स्पेसिफिक होंगे इसी कोरोना वायरस के अगेंस्ट। नाउ जितने भी प्रोटीन्स कोरोना वायरस के अगेंस्ट है, जब बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम अपना एक्टिव होगा तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा इसके अगेंस्ट। अब एंटीबॉडीज हर प्रोटीन के अगेंस्ट इसके बनेगी। ना हम ऐसा प्रोटीन लेंगे जो सिर्फ आपका कोरोना में ही पाया जाता है और हमारी ना बॉडी में है ना किसी और होस्ट में है, तो आपका ऐसे प्रोटीन को हमें पता आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको फिर हम एज एन एंटीजन यूज करेंगे। क्या करेंगे? हमने आपका जिस सस्पेक्ट को हमारे को खतरा है कि मान लीजिए इसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तो उसका हमने ब्लड लिया, ब्लड से हमने सीरम ले लिया, ठीक है। तो हमने सस्पेक्टेड इंडिविजुअल से ब्लड विदड्रॉ किया और ब्लड से हमने सीरम बना लिया। अब क्या करना है? हमारे पास वेल्स होती हैं, उस वेल्स पे आपने ऑलरेडी कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन है, उसको कोट कर रखा है। तो अगर आपके बॉडी में सीरम में एंटीबॉडीज होंगी इसके अगेंस्ट, अगर एंटीबॉडीज होंगी तो वो क्या होगा? वो आपके इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगी। अब आपके एंटीजन के साथ जैसे ही बाइंड करेंगी तो आपके ये जो पोर्शन होता है एंटीबॉडी का, वाई शेप मॉलिक्यूल होता है आपका एंटीबॉडी इस तरीके से, तो ये जो प्रोटीन है पोर्शन होता है इसे हम FC रीजन बोलते हैं। इस FC रीजन जो है ये ऑलमोस्ट हर एंटीबॉडी का कांस्टेंट रहता है। तो इसके अगेंस्ट हम आपके सेकेंडरी एंटीबॉडीज डालते हैं और जो आपका कॉन्जुगेटेड होता है किसी ऐसे सबस्ट्रेट से जो आपको कलर दे।
तो अगर आपके रिएक्शन में कलर फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब आपको वो इन्फेक्शन है, यू आर पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। अगर आपका कलर डेवलपमेंट नहीं होता है, कलर डेवलपमेंट उस केस में नहीं होगा, मान लीजिए आपने ब्लड में से जो सीरम बनाया है, अब आपके पास एंटीबॉडीज है ही नहीं, क्योंकि आपको वो इन्फेक्शन ही नहीं हुई है, तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज भी नहीं बनाई हैं। तो यहाँ पे आपकी ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी बाइंड की हुई है यहाँ पे, ये बाइंड ही नहीं करेगी। जब ये एंटीबॉडी नहीं बाइंड करेगी तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी नहीं बाइंड करेगी, तो आपका कोई कलर नहीं बनेगा। तो अगर इंडिविजुअल मान लीजिए कोरोना वायरस या किसी भी इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव है तो कलर फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड ये जो वेल्स होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं। अगर आप कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके सरफेस प्रोटीन यूज करेंगे एज एंटीजन, आप उसको कोट करेंगे, अदरवाइज आपका डिफरेंट जो भी आपका इन्फेक्शन एजेंट है उसके प्रोटीन को कोट करेंगे। तो आपके बहुत तरीके के एलाइजा होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा होते हैं, इनडायरेक्ट एलाइजा होते हैं, सैंडविच एलाइजा होते हैं। तो डायरेक्ट एलाइजा में तो आप एंटीजन से कोट कर देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट आपके एलाइजा में आप बेसिकली एंटीबॉडी से पहले कोट करते हैं, फिर एंटीजन डालेंगे। ये बेसिकली सैंडविच काइंड ऑफ एलाइजा हो रहा है आपका। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले आपने एंटीबॉडी कोट की, फिर एंटीजन कोट किया, फिर एंटीजन के अगेंस्ट सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जो आपका फिर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से लिंक्ड होगा। सो बेसिकली आपका इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एलाइजा है ये, जिसके अंदर इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि आपने एंटीजन से जो कोट किया उसके बाद आपके सीरम की एंटीबॉडीज, देन आपके वन मोर एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक है प्राइमरी के अगेंस्ट, जो कि आपके लेबल्ड होती है, बेसिकली HRP कॉन्जुगेटेड होती है, जिसे हम हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज बोलते हैं, जो कि आपको फिर कलर फॉर्मेशन देता है सबस्ट्रेट डाल के। तो ये है इनडायरेक्ट एलाइजा आपका। डायरेक्ट के अंदर आपने सीधा एंटीबॉडीज जो थी उसको कोट किया, आपने फिर एंटीजन डाला, एंड देन जो सेकेंडरी दूसरी एंटीबॉडी होगी वो भी आपके एंटीजन के प्रोटीन के दूसरे पोर्शन को डिटेक्ट कर रही होगी। तो आपका इस तरीके से आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एलाइजाज हैं, बट एलाइजा का मेन जो आपको यूज है वो ये है कि आपके डायग्नोस्टिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्या एप्लीकेशंस है एलाइजा की? एलाइजा जो है आपके किसी भी सैंपल में एंटीबॉडीज या फिर एंटीजन डिटेक्ट करने के काम आ सकती है। इट इज यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री टू डिटेक्ट पर्टिकुलर फूड एलर्जेंस। आपके फूड में अगर कोई पर्टिकुलर एलर्जेंस है उसको भी डिटेक्ट करने के काम आती है। देन आपके किसी भी सीरम एंटीबॉडी आपका चेक करने के लिए काम आती है फॉर एनी वायरस टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कोरोना का। देन आपकी ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज, किसी भी, जैसे कि कोरोना वायरस आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आपका कितना ट्रैक करने के लिए कि कितने इंडिविजुअल जो है आर पॉजिटिव फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, वो चेक करने के काम आता है। देन नेक्स्ट है आपका RDT, दैट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। उसका अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू सा देख रहे हैं, बट इसको डिटेल में हम अलग से लेने का ट्राई करेंगे, बट एक ओवरव्यू बता रहे हैं यहाँ पे हम आपको सिर्फ कि क्या है। आपका कुछ भी DNA है, आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA है जिसको आपको एम्पलीफाई करना है एंड स्टडी करना है। तो आपके पास ये DNA है, डोनर DNA, सबसे पहले आपने इसको PCR से एम्पलीफाई कर लिया, ठीक है। आपने अपने पर्टिकुलर DNA को सबसे पहले एम्पलीफाई कर लिया PCR से। उसके बाद आपने क्या किया, वेक्टर लिया। आपके पास जो सर्कुलर वेक्टर हैं ये, इसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं, जो कि आपके एक्सोसोमल DNA होते हैं, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो आजकल ये आप हमारे खुद के इंजीनियर प्लाज्मिड्स होते हैं जो हम खुद लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने बैक्टीरियल स्ट्रेन के एज इट इज आप प्लाज्मिड्स यूज कर रहे हैं या आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले प्लाज्मिड्स यूज कर रहे हैं। बट ज़्यादातर आजकल जो यूज होते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर प्लाज्मिड्स यूज करते हैं, जिनके अंदर आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एडेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेक्टर को भी कट करते हैं जो कि आपका प्लाज्मिड है, और आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, जो आपके DNA को
कट करने के काम आते हैं, वो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। आपके कुछ साइट्स होती हैं डीएनए में जहाँ पे आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो डीएनए को कट करते हैं। तो आप जिस एंजाइम से अपने डोनर डीएनए को कट कर रहे हैं, आप उसी सेम एंजाइम से अपने प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। कट करने के बाद आप दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आपके प्लाज्मिड और जो आपका डोनर डीएनए है वो एक आपका सर्कुलर फॉर्म बना लेंगे, दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे। इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, क्योंकि अब आपका प्लाज्मिड डीएनए जो है वो आपके जो डोनर डीएनए है उसके साथ आपका अटैच हो गया है। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है इसे हम डीएनए लाइगेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये जो एंजाइम इसे कैरी आउट होता है उसको हम आपका डीएनए लाइगेज बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को आप बैक्टीरिया में डाल देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ पे आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको आपने बैक्टीरियल सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका प्लाज्मिड डीएनए भी ग्रो करेगा। तो उसके बाद फिर आप उस डीएनए को निकाल सकते हैं और उसमें जो भी स्टडी है, बिकॉज आपको पर्पस क्या है, यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है और उसकी लार्ज अमाउंट में कॉपीज चाहिए। ठीक है, तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनेगा और जो वो डीएनए आपका बेसिकली जो आपने प्लाज्मिड में डाला है उसका पर्टिकुलर जो प्रोटीन है वो भी बनेगा आपके बैक्टीरियल सेल में। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको एज सच प्लाज्मिड में चीज़ें फाइंड आउट करनी है या आपका जो उस जीन से प्रोटीन बन रहा है आपको उस पर स्टडी करनी है। तो इस तरीके से आपका पूरा आरटीटी का प्रोसेस जो है वो कैरिड आउट होता है।